ये सब क्या है? अरे साहब ये कान में लगाइए चुपचाप। अरे लेकिन कान में लगाओ इसको। लगा लिया अब क्या? विभोर, वो ना मेरी माँ का कॉल आ रहा है, मैं उठाती हूँ, एक सेकंड। हाँ। हाँ माँ। अरे बेबी कहाँ हो तुम? मैं वॉशरूम में जब से छिपा हुआ हूँ, कब आओगे निकालने? मामा बस विभोर अभी ऑफिस के लिए निकल रहे, मैं आपको फ्री होकर कॉल करती हूँ। अरे यार मैं ना गर्मी से मरे जा रहा हूँ अंदर, भेजो अपने पति को जल्दी। हाँ हाँ मम्मी, बस वो जाने वाले, मैं आपको भी कॉल करती हूँ, आराम से बैठ के बात करेंगे। बस मैं करती हूँ आपको अभी कॉल। हाँ जल्दी करो, यहाँ बदबू में रुका नहीं जा रहा है। अपने पति को जल्दी भेजो वरना उसके सामने आ जाऊंगा मैं। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी आप तो समझदार हो, आप तो जानती हो दोनों को टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं आपको भी टाइम दूंगी, बस एक बार विभोर ऑफिस चले जाए फिर आराम से आपसे बात करती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कमला, हाँ साहब। क्या 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 कर रही हो तुम ऊपर? साहब मैं तो बस सफाई कर रही थी। हाँ तो बहुत सफाई कर ली है तुमने ऊपर खड़े होके। सिर पे क्यों खड़ी हो हमारे? सफाई कहीं और जाके करो, जाओ बेडरूम में चली जाओ। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ। विभोर, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जाओ। इशू मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊँ। क्यों? तुम्हारी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, और तुम घर इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें कोई फाइल नहीं मिल रही थी, तो मिल गई होगी तो चले जाओ। हाँ पर मैं सोच रहा हूँ इशू कि ये मीटिंग, फाइलें, ऑफिस, ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अपने घर में भी रहकर जानना ज़रूरी है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। क्या मेरी पत्नी ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से उसको तकलीफ हो रही हो, या मेरी गैर मौजूदगी में उसको किसी और का सहारा लेना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर में टाइम देता हूँ, ऑफिस में काफ़ी टाइम देने लग गया हूँ मैं। नहीं नहीं विभोर, ऐसे तुम अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग तो ड्रॉप नहीं कर सकते। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से टाइम दे रही हूँ और मैं सही हूँ। तुम घर आकर आराम से बैठ के बात करेंगे ना। क्यों इशू, भेजना क्यों चाहती हो मुझे? क्या कोई दिक्कत है घर में जो मैं रुक नहीं सकता? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति घर में रुके? क्या घर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम मुझे भगाना चाहती हो? नहीं नहीं विभोर, कैसी बात कर रहे हो? तो तुम्हारा घर है, तुम आराम से चिल कर सकते हो। बाकी जब भी मैं तुमसे कहती हूँ कि चलो घूमने चलते, यहाँ चलते, वहाँ चलते, तब तो तुम मुझसे जिद करते रहते हो कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत सारा काम है। तो बस मैंने सोचा कि आज तुम अपना काम निपटा लो। हाँ इशू, पहले जो मैंने गलती करी थी अब मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। क्या पता मेरी सच्चाई से मुझे कोई राज पता लग जाए। कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है ये पता लग जाए, है ना? तो चलो तुम घर में कुछ अच्छा सा बना लो, मैं बैठा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड पूरे दिन। हाँ हाँ मैं भी सोच रही थी अगर तुम घर पे रुक ही रहे हो तो फिर कुछ अच्छा सा सामान लेकर आ जाओ। कुछ सामान है जो खत्म हो गया है, तो तुम स्मार्ट बाजार से लेकर आ जाओ। अच्छा सामान लाना, घर का राशन वगैरह, तो कोई बात नहीं। कमला किस लिए है? कमला ले आएगी सामान सारा का सारा। हाँ अभी बुलाता हूँ उसको। अरे नहीं नहीं, कमला, कमला की क्या जरूरत है? अब रुको ना। कमला, जी साहब। कमला तुम्हारी मालकिन कुछ राशन का सामान मंगवाना चाहती है, तो लिस्ट दे दो इशू, कमला ले आएगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे विभोर कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा ना पास्ता बनाने का मन कर रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ मैं इटालियन टाइप पास्ता बनाती हूँ, तो बस ये सामान ये कहाँ से लाएगी? ये तो अनपढ़ है, इसको पता भी नहीं होगा कि सामान में अंतर क्या होता है, कि मुझे कौन सा मैदा होता है या फिर कौन सा वो कॉर्नफ्लावर होता है, इसको कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसा करो तुम ही लेकर आओ, तुम्हें अच्छे से पता है। नहीं कहाँ जा पाएगी लेने के लिए? अरे मैम साहब कैसी बात करती हो? अरे पढ़ी लिखी हूँ, कम से कम 10वीं पास हूँ मैं, और पैकेट पे क्या लिखा होता है, कॉर्नफ्लोर है या नॉर्मल आटा है या जो भी है, सब पढ़ना आता है मुझे। आप लिस्ट दो फटाफट, मैं लेके आती हूँ। देखो तुम ना बीच में ज्यादा बोलो मत, ठीक है? तुम्हें जितना बोला उतना काम करो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कहाँ से लेकर आओगी सामान? विभोर तुम जाओ, तुम लेकर आओ। और हाँ वो सुनार नहीं है हमारा पर्सनल सुनार, उसके पास मेरा मंगलसूत्र है, वो कुछ खराब हो गया था तो बस उसने बना दिया होगा, तो तुम लेकर आ जाओ ना। इसको थोड़ी ना भेज सकती हूँ मैं ऐसी जगह पे, और इसको कोई एंट्री भी नहीं देगा ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी। चलो ठीक है इशू, अब जब तुम मुझे बाहर भेजना ही चाहती हो, भले ही मंगलसूत्र के बहाने, राशन के बहाने, तो जाऊंगा बाहर, लेकिन बाहर जाने के लिए मुझे सबसे पहले फ्रेश होना पड़ेगा, तो मैं वॉशरूम होकर आता हूँ इशू। वॉशरूम कैसे जा सकते हो? वो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, पानी खत्म हो गया, तो तुम ऐसा करो स्मार्ट बाजार जाओ, वहाँ पे वॉशरूम भी है, आराम से फ्रेश हो जाना। यहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसी बातें करते हो मैम साहब? अब इतनी तो समझदार हूँ मैं, पानी नहीं आ रहा है तो मैंने बाल्टी भर के तो रखी है ना,
साहब वहां से हाथ मुंह धो लेंगे। साहब आप जाओ वॉशरूम में और अपने हाथ मुंह धो के आओ। हाँ, क्या बकवास किए जा रही है? और तुम्हारे साहब भला वॉशरूम बाल्टी कैसे यूज कर सकते हैं? हम कोई वॉशरूम में बाल्टी यूज करता है क्या? कुछ भी बोली जा रही है, खुद तो यूज करती है मतलब दूसरा भी यूज करेगा। इसकी बात मत सुनो, बकवास करी जा रही है। तुम स्मार्ट बाजार जाओ, वहाँ पे आराम से फ्रेश हो जाना। इसकी क्या बातें सुनते रहते हो, बीच में ना बोला मत कर। तो तुम्हारी क्या बात सुनो ईशू? तुम तो पहले अपने पति को घर से बाहर भेजना चाहती हो, फिर उसके बाद तुम अपने पति को वॉशरूम भी यूज नहीं करने देना चाहती हो। तो मैं तुम्हारी बातों से क्या समझूं? क्या चल रहा है इस घर में? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे ईशू, जो तुम मुझे इस घर से इतनी जल्दी बाहर भेजना चाहती हो और वॉशरूम भी नहीं जाने देना चाहती हो? क्या है वॉशरूम में ऐसा ईशू? अरे साहब कैसी बातें करते हो? वॉशरूम में मेम साहब का मंगलसूत्र बैठा हुआ है। अगर आप वॉशरूम जाओगे तो मेम साहब का मंगलसूत्र दिख जाएगा, और अगर मंगलसूत्र दिख गया तब तो फिर सारे भेद ही खुल जाने हैं। ईशू, अच्छे से जानता हूँ कि वॉशरूम में तुम्हारा आशिक छुपा है। अगर उसे चुपचाप बाहर बुला दोगी तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे आशिक के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने उसको घसीट के निकाला तो हो सकता है कि बात बहुत आगे बढ़ जाए। तो चुपचाप से उसको बाहर निकालो और फिर फैसला करते हैं। निकालो बाहर उसको। विभोर, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो सुन मेरी बात, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू हमारे घर के वॉशरूम में छुपा है, और अगर तू 3 गिनने तक बाहर नहीं आया तो याद रखियो ये बात तेरे परिवार तक पहुंचेगी। तेरी ये जो गर्लफ्रेंड तूने बना रखी है, इसका घर तो तबाह होने ही वाला है, लेकिन ऐसा ना हो कि तेरा बसा बसाया परिवार तबाह हो जाए। तो बेहतर है कि मेरी बात मान और मेरे 3 गिनने तक बाहर आ जा, क्योंकि अगर मैं तुझे लेने के लिए वॉशरूम आया तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत बिगड़ जाएं। तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और तेरा इंतजार करूंगा, वरना मैं आ रहा हूं। 1 2 3। अरे ये तो प्लम्बर है। प्लम्बर? अब बोलो ना, प्लम्बर हो तुम, बोलो। हाँ भाई साहब, वो अंदर आपका वॉशरूम खराब हो गया था, वही सही करने आया था मैं। मेम साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे साहब ये प्लम्बर वम्बर नहीं है, ये मेम साहब का आशिक है, और यही आपके ऑफिस जाने के बाद डेली यहाँ पर आता है। और वो जो सामने वाला कमरा है ना, वहाँ पर ये दोनों बैठे रहते हैं, दोनों की बातें चलती रहती हैं, और मुझे काम कराने के बाद मेम साहब मुझे घर वापस भेज देती है जल्दी से। साहब ये बात मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं लग पाया, और ना मेम साहब ने मुझे आपको बताने दिया। लेकिन आज ये चीज मैंने सोच ली थी कि आज हम साहब को बताकर मानेंगे, इसलिए हमने आपको बताया आज। नहीं विभोर, इसकी बातों में क्या यकीन कर रही हो और क्या बकवास किए जा रही है खड़े खड़े? हाँ, मुझे बोलती रहती है क्या? मुझे पता नहीं प्लम्बर है। विभोर, तुम ना इसकी बातों में बिल्कुल भी यकीन मत करो, सब कुछ झूठ बोल रही है। ये ना मुझे फंसाना चाहती है, तुम्हें भड़का रही है, मेरे खिलाफ भड़का रही है तुम्हें। ये वो भड़का नहीं रही है, वो अपनी वफादारी निभा रही है मेरे प्रति, जो तुम्हें निभानी चाहिए थी। बेशरम औरत, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की कॉन्वर्सेशन ना खुद मैंने ईयरबड से सुनी है। जिस बड से तुम अपने आशिक से बात कर रही थी ना, इसको माँ बता रही थी अपनी, तब कमला ने मुझे सुना दी थी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन। और इसके अलावा भी तुम्हारे आशिक के होने के सबूत हैं मेरे पास। सोसाइटी के सीसीटीवी में इसके निकलने की तस्वीरें हैं। तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आज तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे आशिक के बाहर आने का। और आज वो आ गया है, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों, कैसे? क्या ये है तुम्हारी वो पसंद जिसके लिए तुम अपने घर परिवार को तोड़ना चाह रही हो ईशू, बिना ये सोचे कि जब भी तुम्हारी शादी टूटेगी तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? हाँ, तो इसे पसंद करती हूँ मैं, तुम्हें कोई पसंद नहीं करती हूँ मैं। अरे मैं इससे शादी करना चाहती थी, और जब तुमसे शादी हो गई तो तुम्हारे घर वालों का एक रीति रिवाज था कि नहीं, डिवोर्स नहीं ले सकते, डिवोर्स लेंगे तो नाक कट जाएगी, बदनामी होगी। बस इसी चक्कर में मैं तुमसे डिवोर्स ही नहीं ले पाई, और जब मुझे इससे शादी करनी थी तब तो ये विदेश भाग गया था। अपने पापा को क्या मुंह दिखाती, किसको दिखाती? और जब ये वापस आ गया तो बस मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ तो रहना है ही नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है ईशू, अपने इन स्टेटमेंट्स को याद रखना, और कोर्ट में इसके साथ आके यही स्टेटमेंट्स देना कि तुम मुझसे नहीं इससे प्यार करती हो, क्योंकि फिर जब तुम एलुमनी मांगने की कोशिश करोगी ना ईशू, तो एलुमनी के नाम पर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो अपने आशिक को लेकर दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुला दूं। एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो आप लोग। ईशू देखो, मुझे भी ना तुमसे कुछ सच्चाई बतानी है जो मैंने अभी तक तुमसे बताया नहीं था। शादीशुदा सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद
डैडी ने वहीं पे शादी करा दी थी मेरी, और जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया पता चला तुम्हारी भी शादी हो गई है। बस तुमसे बताने आया था कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पुरानी चीज़ें याद आ गई तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया तुमसे सच्चाई बताने के लिए, इसलिए तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगा और ये बात मैंने छुपा ली थी। लेकिन अगर बात यहाँ तक आ गई है ना तो मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आई एम रियली सॉरी भाई साहब। विभोर बहुत सही हुआ तुम्हारे साथ इशू। तुम्हारी जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए जो अपने घर परिवार की, अपने पति की नहीं हो सकती है शादी के बाद, उसको ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता है। ढूंढो, बाहर के मर्दों से प्यार ढूंढो और ज़िंदगी भर ऐसे ही तड़पती रहोगी। देखो तुम्हारा आशिक तो तुम्हें छोड़कर चला गया है और इस घर में रहने की उम्मीद करना मत, और प्लीज़ वो माफ़ी के ड्रामे मेरे सामने मत कर देना, क्योंकि अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इशू। तुमने कमला के सामने ये बात बोली है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और जिस शादी में खुश नहीं रहा जाता उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं है। रही बात परिवार की रीत की, तो उस परिवार की रीत को मैं तोड़ दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। समझा दूंगा परिवार वालों को कि ज़माना ऐसा आ चुका है कि परिवार की रीतों को भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर गलत रिश्ते को नहीं तोड़ा तो वो लड़की या लड़का घर बर्बाद कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर कल की आई लड़की बर्बाद करे। तुम निकलो मेरे घर से अभी के अभी। अब क्या चाहती हो तुम? भीख में कुछ पैसे दूं तुम्हारे आशिक के साथ रहने के लिए? आजाद हो तुम, निकलो यहां से। कोर्ट में मिल जाना डिवोर्स के लिए, चलो। कमला, बहुत बहुत धन्यवाद ये सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए, क्योंकि अगर तुम ये सच्चाई सामने नहीं लाती और इस सच्चाई के पता लगने में देर हो जाती तो शायद मेरा घर परिवार बर्बाद हो सकता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ की कोशिश करना कि ये बात घर के बाहर ना जाए। अरे साहब, इस घर को मैंने अपना समझा है, इस परिवार को मैंने अपना समझा है। बरसों से काम करती हुई आई हूँ यहाँ पर, आज तक मैंने कभी पराया समझा ही नहीं, तो कैसे मैं अपने घर की बात बाहर बता सकती हूँ? चलो ठीक है, तुम जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, कल से काम पर आना। ठीक है साहब। दोस्तों, शादी के बाद भी आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए ये ना सोचे कि शादी करके आपकी लाइफ सेटल हो गई है। अगर शादी सही इंसान से नहीं हो रही है तो भले ही कुंवारे रह लीजिए, लेकिन गलत इंसान से शादी मत करिए। यही हमारी वीडियो का मैसेज था। अगर वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा है ज़रूर बताएं। थैंक यू। साहब, गाड़ी साफ करते हुए उसमें ये पर्स और ये घड़ी मिली है, इसमें 25,000 रुपये भी हैं। क्या? पर्स और घड़ी और 25,000 रुपये हैं इसमें? और ये है किसका? ये तुम्हारा तो नहीं है शिवानी, है ना? फिर ये कहाँ से आया मेरी गाड़ी में? अब साहब, ये तो हमें भी नहीं पता है, गाड़ी आपकी है, आप ही को पता होगा। हाँ, आगे वाले सीट पे था। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। जिसका भी होगा मैं उससे पूछ लूँगा। तुम जाओ, तुम रेस्ट करो अपना। हाँ ठीक है साहब। किसका हो सकता है विभोर? ये बैग याद करने की कोशिश करूं। यार शिवानी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है ये लेडीज़ पर्स और ये लेडीज़ की घड़ी किसकी हो सकती है। ना तो ये पर्स पहचान में है, और फिर ये घड़ी भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि ये मैंने कहाँ देखी है। सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसी कोई लेडी याद नहीं आ रही जिसको मैंने गाड़ी में बिठाया हो और वो अपना ये सामान भूल गई हो। और अगर भूल गई होती तो फिर मुझे कांटेक्ट करती। अभी तक कोई फ़ोन, मैसेज, कॉल कुछ नहीं। एक मिनट, क्लाइंट का कॉल है। हाँ जी मिस कंचन, कैसी हैं? मैं बढ़िया। मिस्टर विभोर, मेरा एक पर्स और एक रिस्ट वॉच है, मिसप्लेस हो गया है शायद, तो बाय चांस आपके पास तो नहीं है? हाँ हाँ, एक मिनट, ये वाइट कलर का पर्स है क्या आपका, और सिल्वर कलर की ये कैसियो वाली घड़ी? हाँ जी, वही है। जी मिस कंचन, ये एक्चुअली मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी आप। सॉरी, मुझे भी पता नहीं लगा। ये तो मेरे ड्राइवर ने देख लिया तो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आया था, वरना मुझे भी पता नहीं लगता। वेरी सॉरी। यस मिस्टर विभोर, एक्चुअली मैं परेशान हो रखी थी कब से। वो दरअसल एक्सपेंसिव वॉच और पर्स में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में 30,000 रुपए थे। अच्छा, मिस कंचन ये बताइए कि आप इसको कैसे लेंगी? अब आप या तो मेरे घर आ सकती हैं, मैं अपने घर पर हूँ, और अगर कहें तो फिर मैं आपको कल हैंड ओवर कर दूंगा आपकी लोकेशन पर, जैसा आपको ठीक लगे। एक्चुअली मुझे ना कहीं जाना है, तो दोनों ही चीजें चाहिए थी मुझे अर्जेंट बेसिस पे, तो मैं आपके घर आती हूँ फिर। हाँ
ठीक है, आप फिर घर आ जाइए। आप घर पर ही हो ना? हाँ जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए आराम से। क्या हुआ विभोर, फोन पे बात करके तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? कोई बात है क्या? शिवानी, एक अजीब बात हुई है। ये पर्स मेरी क्लाइंट का है जिनके साथ मेरी बिजनेस मीटिंग्स होती रहती हैं, और ये घड़ी भी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस पर्स में 30,000 रुपये थे, और हमारे ड्राइवर ने बताया कि इसमें 25,000 रुपये थे। तो फिर अगर क्लाइंट सच बोल रही है तो फिर 5,000 बाकी के कहाँ गए? अरे क्या कहाँ गए? इसी ड्राइवर ने चुराए होंगे ना। तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे अलावा कोई तो बैठता नहीं है ना ही बाहर से कोई हमारे घर में आता, तो जाहिर सी बात है कि उसी ड्राइवर ने चुराए हैं। यार लेकिन शिवानी, सतीश कहाँ चोरी करेगा? इतना पुराना आदमी है हमारा, आज तक उसने कोई भी पैसे की हेरा फेरी नहीं करी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चोरी करेगा। और सबसे बड़ी बात शिवानी, अगर उसने चोरी करनी होती तो फिर ये वो पर्स लौटाने ही क्यों आता, और ये सारे ही पैसे रख लेता ना, 5,000 ही क्यों रखता अपने पास? विभोर तुम रहने दो, तुम ना बहुत भोले और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पहले ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना अपने मालिक को काटते हैं, और फिर एक दिन ऐसा काटते हैं काट कर उड़ जाते हैं, समझे तुम? तो तुम ये भोले बने रह जाओगे और वो ना काट कर उड़ जाएगा तुम्हें। पता नहीं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूँ मैं, पर देखो मेरी क्लाइंट तो झूठ नहीं बोलेगी, इतना तो मैं जानता हूँ, और इसका पता हमें लगाना पड़ेगा। रुको, बुलाता हूँ सतीश को। हाँ सतीश, ज़रा एक बार ड्राइंग रूम में आओ। जी साहब, आपने हमको बुलाया? हाँ सतीश, ये पर्स और घड़ी जिनका है उनका मेरे पास कॉल आ चुका है, और थैंक यू सो मच, तुमने हमें बताया इसके बारे में, वो भी बहुत खुश हुई ये जान के। लेकिन दिक्कत ये है सतीश कि तुमने बताया था कि इस पर्स में 25,000 रुपये हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि इस पर्स में 30,000 रुपये हैं। तो क्वेश्चन ये है सतीश कि 5,000 रुपये का डिफरेंस आ कैसे रहा है? इस पर्स में तो 30,000 होने चाहिए थे। अरे नहीं साहब, मैडम को कोई गलतफहमी हुआ होगा, इसमें 25,000 रुपया ही है, और वही हम गिन करके आपको ला के दिए हैं। एक बात बता सतीश, जब तुझे ये पर्स और सामान मिला तो तुझे लाकर विभोर को ऐसे ही दे देना चाहिए था ना। तूने पर्स खोलकर क्यों देखा? जरूर तेरी इस पर्स पर नियत खराब हुई होगी, तूने सोचा होगा इसमें पैसे होंगे, तभी तो तूने पर्स खोलकर गिने पैसे। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम गाड़ी साफ कर रहे थे तो पर्स अंदर पड़ा हुआ था और खुला था, इसलिए पैसे बाहर थे, तो हम सोचे पहले पैसे गिन लेते हैं, फिर आके आपको बता देंगे ताकि आपको पता चल जाए। वैसे इतना सवाल जवाब क्यों हो रहा है? मतलब आप दोनों कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? इस पर्स में ना 30,000 रुपए थे और 5,000 का घपला तूने किया है, तो चुपचाप ना पैसे लाकर वापस दे, समझा? ज्यादा ओवर स्मार्ट और भोला बनने की कोशिश मत कर, पैसे डाल इसमें। अरे मैडम जी, क्या हो गया है? ऐसे कहाँ आरोप लगा रही हैं आप हमारे ऊपर? साहब, मैडम को कुछ समझाइए ना, इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी 1 रुपये का इधर उधर नहीं किए। जितना पैसा का सामान मंगाते थे आप, उतना पैसे का सामान लाते थे, जो बचता था आपको ला के दे देते थे, और आज आप कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की हम चोरी करेंगे? नहीं साहब, ऐसा बेईमानी का काम हम नहीं कर सकते। देखो सतीश, शक की सुई तो तुम ही पर जाती है, क्योंकि पर्स तुम्हें मिला, तुमने इसमें पैसे गिने, तो हम और किस पे इल्ज़ाम लगाएं? और फिर क्लाइंट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो सतीश, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी गलती को मानो, और अगर तुमने लालच में आकर गलती से ये 5,000 चुरा लिए थे तो उनको वापस कर दो। कि देखो, वो क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उनको ये बात पता लगी कि हमारे घर से इस तरह उनके पर्स में से पैसे चोरी हुए हैं, तो मेरी कंपनी पर, मेरे काम पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 5,000 जहाँ पे भी तुमने रखे हैं उनको निकालो और वापस दो मुझे। साहब, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। कभी हमने 1 रुपये की बेईमानी नहीं की। अगर फिर भी आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, हमने ये पैसे नहीं चुराए हैं। बस करो विभोर, इसकी कसम वसम मत सुनो, इसके चक्कर में ना तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। इसे पैसे निकलवाओ या तो इसे नौकरी से बाहर निकालो। साहब, अब कसम तो झूठी नहीं खा सकता ना, आप तो भरोसा करिए कम से कम। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों। सतीश, तुम जाओ। शिवानी, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ और सोल्यूशन है इस चीज़ का, प्लीज शांत रहो। सतीश, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है साहब, लेकिन ये पैसे हमने नहीं चुराए। हाँ ठीक है, तुमने नहीं चुराए, मान लिया, बस अब जाओ यहाँ से। जी साहब। विभोरी, क्या किया तुमने? उसने पैसे चुराए थे, तुमने उसको जाने दिया, ऐसा क्यों करते हो तुम? शिवानी, और मैं क्या करता? अगर हम उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते तो क्या वो पैसे दे देता? अगर उसने पैसे किसी को भेज दिए, खर्च कर दिए, तो हम क्या कर लेंगे?
देखो इस टाइम बेटर ये है कि हम अपने पास से पैसे मिला के इस पर्स में 30,000 पूरे कर दें, क्योंकि अगर मेरी क्लाइंट को ज़रा सी भी भनक लग गई कि हमारे घर में इस तरह से चोरी वगैरह हुई है तो मेरी बिजनेस रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि ये छोटे से 5,000 के अमाउंट के लिए मेरी रेपुटेशन ख़राब हो। तो ये 5,000 हम ही मिला देते हैं, इससे बाद में बात कर लेंगे। तुम्हारे पर्स में पैसे होंगे ना, निकालो ज़रा। चलो, कम से कम इससे क्लाइंट को कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। बाकी सतीश से हम बाद में निपट लेंगे, ठीक है? हेलो विभोर जी, नमस्ते भाभी जी। हेलो मिस कंचन, आइए आइए। नमस्ते जी। मिस कंचन, ये लीजिए मिस कंचन, आपका पर्स और आपकी घड़ी। आपकी अमानत बिल्कुल सेफ है हमारे पास, और जितने पैसे आपने इसमें बताए थे उतने पैसे भी हैं। ये लीजिए, पूरे 30,000 रुपये आपके पर्स समेत आपको मैं दे रहा हूँ, लीजिए। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपको मैंने इतना कष्ट दिया। वैसे 30,000 रुपये, ओह माय गॉड, एक्चुअली 5,000 रुपीज़ मैंने अपनी मम्मा को दे दिए थे और इसमें सिर्फ 25,000 रुपये ही थे। ये मेरी मिस्टेक थी, आई एम सो सॉरी। मतलब आपने फ़ोन पे जो कहा था कि इसमें 30,000 हैं, वो आपने गलती से कहा था, इसमें एक्चुअल में 25,000 ही थे। हाँ जी, वो दरअसल मेरी मम्मा को मुझे देने थे तो उन्होंने मांग लिए थे, तो 5,000 मैंने उन्हें दे दिए थे, तो इसमें 25,000 ही थे। मिस कंचन, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, मैं समझी नहीं। एक्चुअली हमें लगा कि इसमें 30,000 ही होंगे। जब हमारे ड्राइवर को ये पर्स मिला ना, तो उसने आके बताया कि इसमें 25,000 हैं, और आपने जब फ़ोन पे बताया कि इसमें 30,000 है, तो हमें लगा कि हमारे ड्राइवर ने 5,000 रुपये चोरी कर लिए, ऐसा हमें लगा। तो हमने भी अपने ड्राइवर को डांट दिया और उससे पैसे वैसे मांगे। हम तो आपसे ये बात छुपा रहे थे, इसलिए हमने इसमें 5,000 अपने पास से डाल दिए थे ताकि आप पे नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और इस चक्कर में हमने अपने ही ड्राइवर पर शक कर लिया जो इतनी ईमानदारी से काम करता है हमारे साथ। आई एम सो सॉरी विभोर, मेरी तरफ से भी ड्राइवर को सॉरी बोलना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक मिनट, हाँ, ये लीजिए आप अपने 5,000 रुपये। ठीक है मिस कंचन। बाकी अगर आप कहें तो आप अपने ड्राइवर को भी बुला दीजिए, मैं उससे भी सॉरी बोलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मिस कंचन, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तो सारी हमारी है। हमें अपने ड्राइवर पे इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। वैसे बिना किसी सबूत के और बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए विभोर जी, बहुत गलत बात है ये। जी मिस कंचन, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप बैठना चाहती हैं तो बैठ जाइए, अगर आपको जल्दी है तो फिर हम बाद में मिल लेंगे। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई मीटिंग, हम बाद में मिलें? हाँ जी जी मिस कंचन, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो मैं चलती हूँ। ओके भाभी जी, फिर कभी मिलते हैं। विभोर, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। खामखा मैं उस बेचारे ड्राइवर को इतना सुना दिया मैंने। हाँ शिवानी, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई है, और हमें अब इस गलती का पश्चाताप भी करना पड़ेगा। बुलाता हूँ मैं सतीश को। जी साहब, जिनका वो पर्स था ना, वो इधर आए थे और अपना पर्स ले गए, और उन्होंने ये क्लियर करा कि उस पर्स में 25,000 ही थे। उनको गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने गलत अमाउंट बता दिया, 30,000। और हम कहना ये चाहते थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हें गलत समझा कि शायद वो 5,000 तुमने ले लिए होंगे। तो बस उसी के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो सतीश। मेरी भी गलती थी सतीश, मैंने बिना प्रूफ के तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। आगे से कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो हम बैठकर आराम से क्लियर कर लेंगे। ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मैम साहब, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सच बताया ना, तो गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। गरीब घर में जन्म लिया है, और हम गरीबों को ना बचपन से ये सब सुनने की, सहने की आदत सी पड़ गई है। आप जैसे पैसे वालों को यही लगता है ना कि अगर ये सामने वाला गरीब है ना, तो कहीं कोई गलती हुई है तो वो गलती किसी ने किया होगा। साहब, हम तो आपसे यही बोल रहे थे, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं, और हमने कभी भी बेईमानी नहीं की है। आई प्रॉमिस सतीश, आइंदा से कभी भी इस घर में इस तरह की वारदात दोबारा नहीं होगी। कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझा जाएगा, और इस तरह से बिना सोचे समझे हम इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं लगाएंगे।
सतीश, अगर ये पैसे तुम चाहो तो रख सकते हो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। एक तरह से हम समझेंगे कि हमारी गलती का कंपनसेशन। नहीं साहब, हम मेहनत करते हैं, मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का ही खाते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। बस यही विनती करेंगे कि आगे से ऐसा आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर जान लीजिएगा। बिल्कुल सतीश, ध्यान रखिए। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन सभी भाइयों को डेडिकेटेड है जो कोई भी छोटा मोटा काम किसी घर में, किसी कंपनी में करते हैं और उनके पास पैसे कम होते हैं, उनकी पोजीशन कम होती है समाज में, रेपुटेशन कम होती है, जिसकी वजह से उनको कभी कभी गलत समझ लिया जाता है बिना सोचे समझे। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कोई कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़े लेवल का इंसान क्यों ना हो, इज्जत सबको प्यारी है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे समझे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि कोई भी गलत इल्ज़ाम एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपके लिए काम करते हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।